वेलकम टू वॉली रोबोट्स। माय नेम इज़ सोबिया नूर। आज हम होलसेल कस्टमर सेगमेंटेशन का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग। ये प्रोजेक्ट हम होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बना रहे हैं। वो चाहता है कि वो अपने कस्टमर की वांट्स को, उनकी नीड्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करे और फिर उसी के मुताबिक ही वो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाए। इस कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो के मींस क्लस्टरिंग और डायमेंशनैलिटी रिडक्शन को अप्लाई करना है और कस्टमर के सेगमेंट्स बनाना है ताकि कस्टमर के बाइंग बिहेवियर को अंडरस्टैंड किया जा सके। और इसका जो डाटा सेट है उसमें एनुअल स्पेंडिंग अमाउंट है हमारे कस्टमर्स की, जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास होलसेल कस्टमर की एनुअल स्पेंडिंग एक तरह से रिपोर्ट है। तो फर्स्ट यहाँ पे जो कॉलम है वो चैनल का है। तो इसमें होटल, रेस्टोरेंट या कैफ़े किस चैनल का हमारे पास कस्टमर है, या क्या वो रिटेलर है या वो इन कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है। जो रिटेलर होता है वो होलसेलर से ख़रीदने के बाद मज़ीद आगे छोटे जो शॉप्स होते हैं उनको सेल करता है। रीजन में वो हमारा कस्टमर किस रीजन से ताल्लुक़ रखता है। फर्स्ट कैटेगरी है हमारे पास फ्रेश प्रोडक्ट्स की। तो यहाँ पर उसकी एनुअल परचेजिंग है। और मिल्क मिल्क प्रोडक्ट्स की है, ग्रोसरी की है। इसी तरह फ्रोज़न प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे नगेट्स वगैरह हैं, समोसास होते हैं। डिटर्जेंट एंड पेपर प्रोडक्ट्स की भी कैटेगरी है। और लास्टली हमारे पास डेलिकेटसन के प्रोडक्ट्स हैं। ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि रेडी टू ईट होते हैं। हमारे यहाँ पर जो फर्स्ट टू कॉलम्स हैं वो हमारे लिए अननेसेसरी हैं। हम इन दोनों को नेक्स्ट हम रिमूव कर देंगे। हमने अपने प्रोजेक्ट को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इनको वन बाय वन हम एक्सप्लोर करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट को करने के लिए हमें कुछ लाइब्रेरीज़ का ओवरव्यू मालूम होना चाहिए, जैसे कि डाटा फ्रेम क्या होता है और प्लॉट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इस तरह की बेसिक जो कमांड है वो हमें मालूम होनी चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप में पहले हम अपनी लाइब्रेरीज जितनी भी हमारी रिक्वायर्ड होंगी उनको एक ही बार हमने इंपोर्ट कर लेना है। और अपने डाटा सेट को लोड करने के लिए हम pd.read.csv का फंक्शन कॉल करेंगे। और यहाँ पर जो लिंक है वो मैंने अपने गिटहब का दिया हुआ है, क्योंकि मेरा जो डाटा है वो वहाँ पर मौजूद है। और इसको सेव कर देंगे होलसेल डीएफ में। और डॉट हेड का फंक्शन क्या करेगा कि टॉप की जो 5 रोज़ हैं उनका डाटा हमें शो कर देगा। तो देखें वही वही सिमिलर डाटा है जो हमने अभी एनालाइज किया है। नेक्स्ट अब डाटा को एक्सप्लोर करेंगे तो हम डिस्क्राइब का फंक्शन अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमें ये इस फॉर्म में कुछ डाटा दे देगा। और फर्स्ट टू कॉलम को इग्नोर करें। अब फ्रेश प्रोडक्ट में देखें तो यहाँ ये बता रहा है कि 440 काउंट्स यानी 440 इसकी रोज़ हैं। और इसकी मीन वैल्यू यानी एवरेज वैल्यू क्या है। एसटीडी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है कि ये इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो मीन वैल्यू के नज़दीक है या इसमें इस डाटा में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं। वेरिएशंस का मतलब कम ज़्यादा डाटा होना। और इस कॉलम की जो मिनिमम वैल्यू है वो 3 है। इसी तरह मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 11,000 के नज़दीक है। और 25% डाटा ऐसा है जो 3,000 से छोटा है। इसी तरह 50% डाटा ऐसा है जो 8,000 की रेंज में आता है। और 75% डाटा ऐसा है जो 16,000 की रेंज में है या उससे छोटा है। सिमिलरली इन्फो हमें बताता है कि हमारा जो डाटा है वो नॉट नल वैल्यूज़ हैं और ये सारा डाटा टाइप इंटीजर है। शेप हमें रोज़ और कॉलम की तादाद बताता है। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ मूव करते हैं, वो है प्री प्रोसेसिंग डाटा। इसमें हमने अपने डाटा को तैयार करना है। सबसे पहले हम अपने डाटा को क्लीन करेंगे, उसके लिए इस नल का फंक्शन होता है। और अगर साथ में सम को अप्लाई करेंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ नल वैल्यूज़ बता देगा। इस वक्त चूँकि हमारा डाटा क्लीन है तो इसने हमें ज़ीरो शो किया है। सिमिलरली डुप्लीकेट चेक करने के लिए डुप्लीकेट का फंक्शन अप्लाई करेंगे, उसका आंसर भी ज़ीरो है। तो पहले हमने बात की थी कि हमने कुछ अननेसेसरी अपने कॉलम्स को डिलीट करना है, तो उसके लिए आई लॉग का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आउटपुट में देखें कि यहाँ से हमारे अननेसेसरी 2 कॉलम्स डिलीट हो चुके हैं। आउटलायर्स, अब ये आउटलायर्स क्या होते हैं? आउटलायर्स दरअसल ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि एक्सट्रीमली डिफरेंट होती हैं हमारे मेजॉरिटी ऑफ डाटा से। यहाँ ग्राफ में देखें, यहाँ पर ये जो डाटा पॉइंट्स हैं ये असल में हर एक परचेजिंग वैल्यू है। ये एक लाइन को फॉलो कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर येलो कलर में एक डाटा ऐसा है जो कि बाकी मेजॉरिटी डाटा से बिल्कुल डिफरेंट है। यही डाटा आउटलायर कहलाता है।
रियल लाइफ में सपोज़ करें कि 10 फ्रेंड्स ऐसे हैं जो खाना खाने के लिए पिज़्ज़ा का सिलेक्शन करते हैं, जबकि एक फ्रेंड ऐसा है जो कि चाहता है कि आज बिरयानी टेस्ट की जाए। तो इस वक़्त जो फ़ैसला माना जाएगा वो मेजॉरिटी का माना जाएगा, यानी पिज़्ज़ा ऑर्डर किया जाएगा और बिरयानी को इग्नोर कर दिया जाएगा। तो ये जो बिरयानी का ऑर्डर है इसी को ही हम आउटलायर कहेंगे। अनलेस कि जो एटीएम कार्ड हो वो इस बिरयानी वाले फ्रेंड का ना हो। तो आउटलायर्स जो होते हैं कुछ केसेस में ऐसे होते हैं कि आउटलायर्स ही इम्पोर्टेंट होते हैं और कुछ केसेस में हमें इन्हें रिमूव करना होता है। तो हम इस केस में आउटलायर्स को रिमूव करेंगे। तो आउटलायर्स को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए हम एक चार्ट बनाएँगे। सबसे पहले तो हमने फिक्स साइज़ लिया, यानी ये जो आपको व्हाइट चार्ट शो हो रहा है इसका हमने साइज़ बताया और फिर हमने बॉक्स प्लॉट को यहाँ पे कॉल कर लिया। तो यहाँ पे देखिए एक बॉक्स प्लॉट बन चुका है। यहाँ पर ये मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू है और इनके दरमियान हमारा जो मेजॉरिटी डाटा है वो लाई करता है। जबकि यहाँ पर आपको जो सर्कल शो हो रहे हैं यही दरअसल हमारे आउटलायर्स हैं। ये अननेसेसरी डाटा है, हमने इसको रिमूव करना है। तो रिमूव करने के बहुत से तरीके हैं। हम यहाँ पे जो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज़ी स्कोर है। ज़ी स्कोर क्या करता है, ये आइडेंटिफ़ाई करता है ऐसे डाटा को जो तो या तो ग्रेटर हो, बड़ा हो या स्मॉलर देन मीन वैल्यू हो, जो मीन वैल्यू से या तो बहुत ज़्यादा बड़ा या छोटा हो। इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। एक्स जो हमारा डाटा है उसमें से मीन वैल्यू को माइनस करेंगे और एसटीडी एसटीडी का मतलब होता है कि हमारा डाटा जो है वो एवरेज वैल्यू के नज़दीक है या उससे दूर है, यानी बिखरा हुआ है या एक ही जगह पे लाई करता है, उस पर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा डाटा कुछ इस तरह पॉइंटिंग वैल्यू में शो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें हमने सेम वही फार्मूला ही अप्लाई किया है और यहाँ पर जी की वैल्यू को देखें तो इसने हमारे जो पॉइंटिंग हमारी जो वैल्यूज़ थी उनको पॉइंट्स में क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ पर देखें फ्रेश की यहाँ पे 12,000 समथिंग वैल्यू है, इस वैल्यू को उसने अ, यहाँ पर पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट हम कंडीशन लगाएंगे कि डाटा ऐसा डाटा जिसकी वैल्यू जो 3 से कम हो, सिर्फ वही डाटा हमें चाहिए, बाकी सारे डाटा को फिल्टर कर दो। तो यहाँ पर देखें ओरिजिनल हमारे पास जो डाटा था वो 440 रोज़ थी और अब इसने आउटलायर्स को डिलीट करके 414 रोज़ कर दी हैं। नॉर्मलाइजेशन, अगर आपको कोई स्टूडेंट बताए कि उसके जो मार्क्स हैं वो 458 हैं तो इससे हमें कुछ ख़ास हमें अंडरस्टैंडिंग मार्क्स की नहीं होगी। लेकिन अगर वही स्टूडेंट हमें बताए कि उसके जो मार्क्स हैं वो 80% हैं तो हमें एक क्लियर आइडिया मिलता है। इसी तरह जब हम के मीन क्लस्टरिंग का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हमें नॉर्मलाइज्ड डाटा की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड स्केल में अपने डाटा को ट्रांसफ़ॉर्म कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें इसने हमारे डाटा को जो है वो पॉइंट्स वैल्यू में इवन के नेगेटिव वैल्यू में भी इसने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है। नेक्स्ट डिमेंशनैलिटी रिडक्शन, ये क्या करता है हमारे कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंपल डाटा में कन्वर्ट कर देता है। जैसे यहाँ पर हमने 2 कंपोनेंट्स बनाए हैं। ये जो हमारा पार्ट है डाटा को प्रिपेयर करने का वो कंप्लीट हो चुका है। जहाँ पर हमें फ़िल्टर डाटा की ज़रूरत होगी हम फ़िल्टर डाटा का इस्तेमाल करेंगे। जहाँ नॉर्मलाइज़्ड डाटा की ज़रूरत होगी वहाँ उसे कॉल करेंगे और जहाँ डिमेंशनैलिटी रिडक्शन वाले डाटा की ज़रूरत होगी वहाँ उसे कॉल कर लेंगे। इस साइड पे देखें तो मैंने यहाँ पे इसको अरेंज भी किया हुआ है, हर स्टेप में जो सब स्टेप हैं वो भी डिफाइन किए हुए हैं। तो थर्ड स्टेप जो है हमारा वो एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस है, तो अपने हम डाटा को मज़ीद कुछ अंडरस्टैंड करेंगे, उसे एक्सप्लोर करेंगे। तो हमने हीट मैप यहाँ पर बनाया है। हीट मैप क्या करता है कि हर जो कॉलम का दूसरे कॉलम से रिलेशन क्या है वो रिलेशनशिप हमें बताता है। जैसे यहाँ पर डिटर्जेंट और पेपर की कैटेगरी है, इसका रिलेशन जो है ना वो ग्रोसरी से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह इसका रिलेशन जो फ्रोज़न कैटेगरी है उससे बहुत ज़्यादा ही वीक है। तो हम कोशिश करेंगे ये इन दोनों कैटेगरीज़ को, ग्रोसरी को, पेपर वाली कैटेगरी को एक साथ ऑर्गेनाइज़ किया जाए और फ्रोज़न कैटेगरी को यहाँ से दूर लिया जाए। इसका पेयर किसी और कैटेगरी के साथ ज़्यादा बेहतर होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे कि हम ब्रेड ऑर्डर करते हैं तो ब्रेड के साथ हम एग्स या बटर को भी खरीदते हैं, क्योंकि इनका आपस में पेयर है। हर साल गूगल एक लिस्ट शो करता है कि किस कंट्री में कौन सी सर्च जो है वो सबसे ज़्यादा की गई। फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सर्च किया गया, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को सर्च किया गया। तो ये क्या है, गूगल हमें सर्च हिस्ट्री बता रहा होता है। इसी तरह हिस्टोग्राम क्या करता है, हमारे जो
परचेज़ेज़ होते हैं, जो ऑर्डर्स होते हैं, जो क्लाइंट्स ने किए होते हैं, उनकी हमें हिस्ट्री बताता है। तो फ्रेश कैटेगरी में देखा 0 से 50,000 के दरमियान के जो हमारे ऑर्डर्स हैं, वो 140 हैं, यानी सबसे ज़्यादा छोटे ऑर्डर किए गए हैं। इसी तरह जो बड़े ऑर्डर हैं, वो सबसे ज़्यादा कम ऑर्डर किए गए हैं। इसी तरह हर हर कैटेगरी के यहाँ पर हमें हिस्ट्री शो की गई है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा-सा एक बाइंग पैटर्न हमें अंडरस्टैंड हो रहा है हमारे कस्टमर्स का। यहाँ पर हमने एक स्कैटर प्लॉट लिया और इसमें हमने एक लूप लगाई है, क्योंकि हम तमाम अपने कॉलम्स का एक स्कैटर प्लॉट देखना चाहते हैं। स्कैटर प्लॉट क्या करता है कि हमारी वैल्यूज़ को डॉट की फॉर्म में शो करता है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर इतने कॉम्प्लेक्स हमारे पास डाटा है, जितना कि हमें आसमान में हमें स्टार्स भी इनसे ज़्यादा अच्छे क्लियर दिखाई देते हैं। तो इसी डाटा को हमने क्या करना है, मीनिंगफुल बनाना है। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका है के मीन क्लस्टरिंग को अप्लाई करना। अब के मीन क्लस्टरिंग क्या है? ये सिंपली हमारे डाटा सेट को ये कन्वर्ट कर देता है ग्रुप्स में या क्लस्टर में ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़। बर्थडे पार्टी में देखें, हमारे जो गेस्ट होते हैं उसमें एक ग्रुप तो बच्चों का होता है, एक ग्रुप अडल्ट्स का होता है और इसी तरह एक ग्रुप हमारे सीनियर्स का होता है। तो के मीन क्लस्टरिंग भी क्या करता है, इसी तरह हमारे डाटा के ग्रुप्स बना देता है। इसको डाटा की फॉर्म में समझते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ डाटा पॉइंट्स हैं। सपोज करें एक क्लस्टर हम यहाँ बनाते हैं, क्लस्टर नंबर 1 है, रैंडमली इसको ले लेते हैं और दूसरा पॉइंट हम अपना एक क्लस्टर का सेंटर यहाँ बना लेते हैं। अब ये जो डाटा है, इसकी जो डिस्टेंस है इस क्लस्टर के सेंटर से मापी जाएगी। सपोज करें ये है इसकी डिस्टेंस 1, और इसी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो दूसरे क्लस्टर के सेंटर से भी हम मेजर करेंगे। सपोज करें ये डिस्टेंस है 4। तो अब इस पॉइंट को किस क्लस्टर का हिस्सा होना चाहिए? फर्स्ट क्लस्टर का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से वो कम है। इसी तरह यहाँ पर मौजूद तमाम जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब की डिस्टेंस मेजर की जाएगी और फिर डिसाइड किया जाएगा कि उन्हें किस क्लस्टर का पार्ट होना चाहिए। तो जो क्लस्टर का सेंटर होता है उसे सेंट्रोइड कहा जाता है, और जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं उसे इनर्शिया बोला जाता है। यहाँ पर देखें हमने 2 क्लस्टर बनाए हैं। ग्रीन ग्रीन क्लस्टर जो है वो छोटा क्लस्टर है, क्योंकि वहाँ के जो डाटा पॉइंट्स हैं वो सेंटर के बहुत ही नज़दीक हैं, इसीलिए इसका इनर्शिया कम है। जबकि स्काई ब्लू का क्लस्टर देखें तो इसका इनर्शिया ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट्स का डिस्टेंस है सेंटर से वो बहुत ही ज़्यादा है। अब क्लस्टर समझने के बाद हमारा सेकंड मुद्दा जो आता है वो ये है कि हमें कितने क्लस्टर बनाने चाहिए। यहाँ पर अगर देखें तो ये एक क्लस्टर भी बन सकता है, यहाँ पर ये एक क्लस्टर ये बन सकता है, एक क्लस्टर ये हो सकता है, सिमिलरली तीसरा क्लस्टर भी यहाँ हो सकता है, और यहाँ पर अगर कुछ और डाटा पॉइंट्स हों तो एक क्लस्टर यहाँ भी बन सकता है। तो अब हमें कैसे मालूम होगा कि हमने कितने क्लस्टर बनाने हैं? तो उसका जो सॉल्यूशन है उसे हम एल्बो मेथड कहते हैं। एल्बो मेथड करता क्या है? सिंपली ये नंबर ऑफ क्लस्टर लेता है और एक तरफ इनर्शिया लेता है और उनके दरमियान एक ग्राफ बना देता है। यहाँ पर देखें कैसे बनाया। सबसे पहले तो इनर्शिया के लिए उसने एक एम्प्टी लिस्ट ले ली। ठीक, उसके बाद इसने रेंजेस सेट कर ली जो 2 से लेकर 10 के दरमियान, यानी 2 से 9 तक हमने क्लस्टर्स बनाने हैं। तो सबसे पहली वैल्यू जो है वो उसने यहाँ पर के की 2 वैल्यू ले ली। तो यहाँ पर क्लस्टर कितने हुए? 2 हुए, और मॉडल हमने कौन सा सिलेक्ट कर लिया? के मीन्स, और रैंडम स्टेट है 42। उसके बाद यहाँ पर हमने जो स्केल्ड डाटा बनाया था वो यहाँ पर हम अपने मॉडल में फिट कर रहे हैं। तो आपको याद होगा यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में हमने ये स्केल डाटा बनाया था, वही यहाँ पर क्लस्टरिंग में अब इस्तेमाल हो रहा है। तो मॉडल को हमने क्लस्टर का नंबर भी बता दिया और यहाँ पर डाटा भी उसे प्रोवाइड कर दिया। अब ये क्या करेगा, हर पॉइंट का एक इनर्शिया जो है वो कैलकुलेट करेगा। जब वो इनर्शिया बनाएगा तो उसे हम अपेंड कर देंगे लिस्ट में। तो अपेंड क्या करता है, इस डाटा को लिस्ट में ऐड कर देता है। अब यहाँ पर लूप चलेगी, यहाँ पर क्लस्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर अगेन हम यहाँ पर 3 वैल्यू पुट करेंगे और अगेन डाटा प्रोवाइड करेंगे, और जो भी इनर्शिया काउंट होगा उसे लिस्ट में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट, अब के की वैल्यू 4 हो जाएगी। अगेन सिमिलर ही हम लूप रन करेंगे, कब तक करेंगे? 9 तक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हमने एक सिंपल प्लॉट बना लेना, लाइन प्लॉट। यहाँ पर देखें तो अब हमारे पास एक लाइन प्लॉट बन चुके हैं। अब हमने इस ग्राफ के अंदर एक एल्बो फाइंड करनी है। आप एल्बो कैसे फाइंड करते हैं? आप पॉपॉय का अगर हम बाजू देखें तो सबसे पहले देखें ये हॉरिजॉन्टल उसका
जो बाजू है उसकी जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल है और यहाँ पर एल्बो पॉइंट है। एल्बो पॉइंट के आने के बाद ही ये लाइन हमारी वर्टिकली थोड़ी बेंड हो गई है। तो यही जो पॉइंट है यही हमने फाइंड करना होता है अपने ग्राफ में। यहाँ पर देखें जो 3 क्लस्टर का पॉइंट है यहाँ इसे हम एल्बो पॉइंट कह सकते हैं क्योंकि इसके शुरू की लाइन जो है वो स्ट्रेट थी और इस पॉइंट के बाद थोड़ी बेंड हो गई। अगर आपको लगता है कि 4 इसका पॉइंट होना चाहिए तो 4 भी हो सकती है। ये एक एक तरह से अजम्पशन होती है, ये फाइनल बात नहीं होती कि 3 ही क्लस्टर बनेंगे या 4 ही। हम जितने चाहें उतनी ही दफ़ा हम इसको ट्राई कर सकते हैं। यही बात हम फार्मूले से भी करते हैं। सबसे पहले इनर्शिया का डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे। फाइंड करने के बाद फिर देखेंगे उस डिफरेंट में के की वैल्यू क्या है। तो इस ग्राफ में देखें तो इस पॉइंट से पहले का जो इनर्शिया था वो डिफरेंट था और इसके फ़ौरन बाद ही यानी अचानक ही इनर्शिया में रैपिडली चेंजेस आए। तो इसे ही हम एल्बो पॉइंट तस्वुर करेंगे। फाइनली हमारा मेन मुद्दा तो हम सोल्व हो चुका है। अब हम अपने जो मॉडल है वहाँ पर इसे ट्रेन करेंगे और ये हमें आउटपुट में हमें प्रिडिक्ट करेगा कि ये कौन सा डाटा किस क्लस्टर का हिस्सा होना चाहिए। तो आप आउटपुट में देखें हम इसी क्लस्टर को अपने डाटा में एक एज अ न्यू कॉलम हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें फर्स्ट जो रो है उसे पार्ट होना चाहिए फर्स्ट क्लस्टर का। यहाँ पर काउंटिंग 0 से शुरू हो रही है और जो सेकंड रो है उसे पार्ट होना चाहिए फर्स्ट सेकंड क्लस्टर का और जो थर्ड यहाँ इस रो को थर्ड क्लस्टर का पार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर थ्री क्लस्टर में अपने डाटा को डिवाइड कर दिया। यहाँ पर देखें तो फर्स्ट क्लस्टर का यहाँ पर डाटा मौजूद है, सेकंड क्लस्टर का, इसी तरह थर्ड क्लस्टर का। आप चाहें तो इनके खूबसूरत से ग्राफ बना सकते हैं। जितने ग्राफ चाहें उन्हें बना सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा सिंपल बनाया है। इस तरह हमारे पास एक सिलुएट स्कोर होता है जो कि बताता है कि क्या हमने जो यहाँ पर क्लस्टर बनाए हैं वो कितने एक्यूरेट हैं। तो अगर हमारी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है इसका मतलब कि हमारा जो क्लस्टर है वो सही है और अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मतलब हमने रॉन्ग क्लस्टर बनाया है। तो यहाँ पर 0 पॉइंट समथिंग हमारे पास स्कोर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि करीब करीब हमारे जो क्लस्टर हैं वो हमने एक्यूरेट बनाए हैं। तो अब फाइनली हम यहाँ पर इसे विजुअली रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर देखें ये करीब-करीब हम कह सकते हैं थोड़ा-सा हमारा डाटा जो है वो यहाँ पर ओवरलैप हो रहा है। तो करीब-करीब हमने अच्छे क्लस्टर ही बनाए हैं। तो फर्स्ट स्कैटर प्लॉट देख लेते हैं। ये जो हमारे आसमान के स्टार्स थे वो देखें कितने मैसी थे और हम अपना अब फाइनल क्लस्टर भी चेक करते हैं। तो ये देखें ये हमें कुछ अंडरस्टैंडेबल है, कुछ मीनिंगफुल हमें लग रहा है, जिससे कुछ ही रिजल्ट हम फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली अब इनकी मीन वैल्यू भी हर क्लस्टर की हमने बना ली है और इनको विजुअली भी बार प्लॉट से हम इनको शो कर रहे हैं। तो इसमें देखें जो फर्स्ट क्लस्टर के जो हैं वो बहुत कम परचेजिंग कर रहे हैं। सेकंड क्लस्टर में जो ग्रोसरी के प्रोडक्ट्स ज़्यादा परचेज हो रहे हैं और जो थर्ड क्लस्टर के हमारे जो क्लाइंट्स हैं ना उनका फोकस है ही फ्रेश प्रोडक्ट्स। तो हमारा फाइनल स्टेप है तो फर्स्ट जो क्लस्टर हैं उनको हम रेगुलर कस्टमर बोल सकते हैं। इनकी स्पेंडिंग बहुत ही कम है लेकिन ये कस्टमर जो होते हैं ना वो कंसिस्टेंट होते हैं। तो उनके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं कि इनको लॉयल्टी प्रोग्राम में लेके आया जाए, इनकी टारगेटेड प्रमोशंस की जाए, इनको कुछ रिकमेंडेशन दी जाए, यानी इनको इनकरेज किया जाए सिंपली कि वो थोड़े और पैसे खर्च करें। और क्लस्टर वन देखें यहाँ पर जो ग्रोसरी वाला हमारे पास क्लस्टर है इनको हम मॉडरेट रिटेलर कहेंगे। यही ही हमारे जो मेन रेवेन्यू जनरेटर्स होते हैं इनसे ही हमारा धंधा चलता है। तो हम क्या करेंगे इनको हमने बहुत ज़्यादा हमने डिस्काउंट प्रोवाइड करना है। इनको हमने जो अपनी प्रीमियम सर्विसेज देनी है और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये हमारे क्लाइंट्स हमें छोड़ के हमारे किसी कंपटीटर के पास जाएं। तो इनको हम प्रायोरिटी पे ही रखेंगे। और थर्ड जो क्लस्टर है होलसेल वाला हमारा ये जो ब्लू कलर में क्लस्टर है तो इसको हम फ्रेश होलसेलर बोल सकते हैं। तो इनके लिए हमारा जो फ़ोकस होना चाहिए ना हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, उसकी फ्रेशनेस पे होना चाहिए और हमेशा इनको हमने कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग देनी है, बल्क में डिस्काउंट देना है और इनके कॉम्प्लीमेंट्री जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो भी हमने ऑफ़र करने हैं। जैसे हम सब्ज़ी खरीदने जाते हैं, तो पुदीना और धनिया जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री हमें मिल जाता है। तो इस प्रोजेक्ट का कंक्लूजन देखें तो हमने यहाँ पर सक्सेसफुली के मीन क्लस्टरिंग को भी अप्लाई कर दिया है
और ना सिर्फ हमने कस्टमर सेगमेंटेशन की, बल्कि हमने अपने होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर को बता दिया कि भाई इस तरह से आप अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर आपको इसका कोड चाहिए तो गिटहब पर सोबिया नूर के नाम से आप यहाँ पर इसका कोड एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ पर मैंने लॉजिकल रिग्रेशन को भी अप्लाई किया हुआ है। और अगर आप इसकी थ्योरी देखना चाहते हैं तो मीडियम पर सोबिया नूर के नाम से आप ये थ्योरी को भी रीड कर सकते हैं। तो आप इस प्रोजेक्ट को अप्लाई करें और अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएँ।